प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नाट सीरीज के तहत हम एक नया प्रश्न लेके आपके समक्ष कि जिस तरह राजघरानों में गुणजन खाने थे और संगीतकार, यहाँ के संगीतकार वहाँ पे गुणजन खानों में थे, उसी प्रकार क्या कवियों के लिए भी कुछ इस तरह का था? और क्या राजा महाराजाओं को साहित्य का भी शौक़ था? क्या उन्होंने लिखा भी? इस बारे में आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक मरम की बात बताऊं। संगीत के दो पहलू हैं। जैसे एक उन लोगों के लिए संगीत होता है जो साधु संत होते हैं, जिनके लिए आपने कभी पढ़ा हो लिखा हो तो आता है कि बाजे छत्तीसों बाजा अनहद की रणकार, ये सब उन संतों के लिए था। लेकिन जब लौकिक व्यवस्थाएं बनी तो उसमें शब्द का भी होना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लौकिक व्यवस्थाओं में शब्द नहीं होगा तो सामाजिक स्तर में कुछ बदलाव नहीं आएंगे। इसलिए राजघरानों में संगीत के जो गुणीजन खाने थे, गायक वादक नर्तक रहते थे, ऐसे ही कवियों का भी बहुत सम्मान था, साहित्यकारों का बहुत सम्मान था, और अधिकतर कविताएं साहित्य में लिखी जाती थी। और वो जो राजा थे वो स्वयं भी बहुत साहित्य के प्रेमी थे। शब्द और स्वर दोनों के ही मरम को जानने वाले थे वो लोग, इसीलिए तो राजा थे। राजा का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो निरंकुश हो और जनता को प्रताड़ित करे। राजा का मतलब होता है प्रत्येक विधा के बारे में बहुत ही गहराई से जानने वाला। तो वो लोग ऐसे, मैं आपको 2-4 उदाहरण दूँ, बताऊँ आपको। ये मार्ड जो चला उसका मेन कारण ये भी रहा कि यहाँ के राजा लोग संगीत के साथ साथ साहित्य के भी मार्मिक स्तर को समझते थे। एक बार अब आपको मैं हमारे राजस्थान में जो जयपुर घराना है वहाँ की बात बताता हूँ। जयपुर के राजा मान सिंह जी ने एक बार ऐसे ही विचार किया कि मुझे लंका पर चढ़ाई करनी है और जो विभीषण को लंका दी थी वो वापस लेनी है। तो खूब रानियों ने समझाया, लेकिन उनके नहीं समझ में आई। एक दिन एक रानी ने कहा कि अब तो बारहेट जी हैं, अपन एक बार कोशिश करते हैं, उनसे भी कह लेते हैं कि आप राजा को समझाइए और ये दिया हुआ दान वापस नहीं लें। तब उन्होंने वहाँ पर कहा का दीनी मान महीपति, दीनी मान महीपति, जान द्विज विभीषण जान। उस विभीषण को ब्राह्मण समझ के दी थी। और अब आप दियो दान किम लीजिए, कि आपने दिया हुआ दान वापस लेने जा रहे हो। बस ये बात सुन करके उनके मन में विचार आया और जो कूच का उन्होंने नगारा बजाया था वो वापस कैंसिल कर दिया कि नहीं। तो ये कवियों का बड़ा सम्मान रहा है। ऐसे ही यहाँ के जयपुर के राजा प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने ब्रजनिधि करके किताब लिखी जिसमें वृंदावन का इतना अच्छा वर्णन किया है, राधा कृष्ण को लेकर के बड़ा अच्छा वर्णन किया है। मैं बिन वृंदावन ना जीऊँ, ये प्रताप सिंह जी ने लिखा है। ऐसे उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा अच्छा पद उन्होंने लिखा, आज राधा वेणी गूंथन चले श्याम प्यारे, आज राधा। तो ये इस तरह का साहित्य लिखा है उन्होंने। राजा लोग शक्ति और भक्ति दोनों को पा सकते हैं। ऐसे ही हमारे उन्होंने उदयपुर में जो राजा थे, उन्होंने खूब इतने लड़ाई झगड़े करने के बावजूद भी साहित्य से बड़ा प्रेम करते थे। वहाँ के जो महाराणा कुंभा थे, उन्होंने संगीत राज लिखा है, संगीत सार किताब लिखी है, सूड प्रबंध लिखा है। तो वो लोग साहित्य के और संगीत के दोनों के बहुत प्रेमी थे, इसीलिए तो लिख दिया उन्होंने।
एक आपको उदाहरण और बताऊं, किशनगढ़ दरबार, राजा सावंत सिंह जी, जिनका उपनाम नागरीदास जी रहा, उन्होंने बहुत अच्छे पद लिखे हैं, बहुत अच्छे पद लिखे हैं। तो साहित्य का तो बहुत गूढ़ है, खजाना रहा है और साहित्यकारों का बहुत सम्मान रहा है। ऐसे ही हमारे इधर बीकानेर में अनूप सिंह जी राजा थे, उन्होंने संगीत अनुपांकुश करके एक बड़ा अच्छा संगीत का वो लिखा है, एक किताब लिखी है बहुत अच्छी। और बीकानेर के राजाओं ने जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन संगीत वालों को बाहर कर दिया, लोग तो ये भी कहते हैं कि संगीत को एक तरह से उसने दफना दिया, तो सब लोगों ने बीकानेर में शरण ली थी। इसलिए यहाँ पर साहित्य और संगीत दोनों का अकूत खजाना रहा है। और यहाँ के राजा खुद साहित्यकार थे अधिकांश, और उतने अच्छे संगीत के सुनने वाले थे, संगीत के करने वाले भी थे। कुछ राजा तो सितार, सरोद, रबाब ये भी बजाया करते थे। ऐसे ही आप राजाओं की बात अगर करते हैं तो आप लखनऊ को लीजिए, नवाब वाजिद अली शाह, इतने अच्छे नृत्यकार थे, इतना अच्छा उन्होंने लिखा भी। तो इन राजाओं का शौक़ रहता था। और जब तक संगीत में शब्द नहीं होगा तब तक वो संगीत आम जन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, और व्यक्ति संगीत के महत्व को उतना नहीं समझ पाएगा जितना शब्द के साथ स्वर का मिलने के बाद जो महत्व समझता है।